Sir, we can hear you, sir. Please, sir, carry on, sir. I am continuing, please. We were discussing about the definition, and today I am going to conclude that aspect. We have discussed mens rea in detail, other issues also. But I am sorry to say that म्यूट करें आप लोग। देखा तो लीड में काय देखे वो क्या हमारे संस्कार कॉलेज के क्लास चल रही क्लास लो जाके यार नोट कर दीजिए काम है ना कॉलेज के बारे में भाई एक ही लोग बोल सकते हैं, तो आप लोग बोले या हम बोले? याद आया यहाँ वाले तो सभी सर सबको म्यूट कर दीजिए। तुम बोल रहे थे कोई कुछ हो रहा है क्या हो रहा देखिए, इसमें समय कम है, आप लोग समय बर्बाद न करें। वी आर डिस्कसिंग नाउ। कल मुझको ये प्रश्न नहीं आया। अगर कोई प्रश्न आपके पास हो कल के संदर्भ में, तो वी में इंग्लिश केसेस आप लोग अपने को सर म्यूट करवा दीजिए माइक सबका। आप लोग अपने को म्यूट करें तभी हम बोल पाएंगे। वही बुक्स अभी बुक्स लेने के लिए अभी गए थे वहाँ पे, तो बुक्स तो मिली। अरे सर आप अपनी तरफ से कर दीजिए म्यूट सबको। और उसमें नाम आया था आर वर्सेस टॉल्सन एंड आर वर्सेस प्रिंस। क्या आप लोग जानते हैं कि इसका मतलब क्या होता है, आर वर्सेस टॉल्सन एंड आर वर्सेस प्रिंस का? व्हाट डज आर मीन? नो सर। तो आपको पूछना चाहिए था ना। नॉर्मली इन द क्लास वी डिस्कस दिस इशू। मेरे दिमाग में बाद में बात आई कि आपके मन में सवाल उठना चाहिए था। और जब भी हम लोग किसी केस को साइट करते हैं तो उसमें दो पक्षकार होते हैं। ये मैं जनरल बता रहा हूं आपको। एक पक्षकार जो मुकदमा करता है और दूसरा पक्षकार जिसके खिलाफ मुकदमा किया जाता है। अब इसका नाम अलग अलग जगह पर अलग अलग हो जाता है। दीवानी के मामले में, सिविल केसेस में, द पर्सन हु लॉजेस द सूट, मुकदमे को हम सूट कहते हैं, सिविल सूट, वो प्लेंटिफ कहलाता है, वादी कहलाता है। और दूसरा पक्षकार जो होता है डिफेंडेंट या प्रतिवादी। तो जब हम मुकदमे का नाम लिखते हैं तो वादी का नाम पहले लिखते हैं और प्रतिवादी का वर्सेस करके दूसरा नाम लिखते हैं। यही जब क्रिमिनल केस होगा तो वादी जो एफआईआर या कंप्लेंट लॉन्च करेगा तो उसको वादी नहीं कहते, हम परिवादी कहते हैं, कंप्लेनेंट। तो उसका नाम पहले होगा और दूसरा पक्षकार जिसके खिलाफ मुकदमा हुआ है, जिसने अपराध किया है या जिसके खिलाफ अपराध का आरोप है, उसका नाम दूसरा। तो वहां प्रतिवादी, कंप्लेनेंट एंड वहां भी डिफेंडेंट वर्ड आता है, या बचाव पक्ष उसको कहा जाता है। डिफेंस, प्रोसिक्यूशन साइड एंड डिफेंस साइड। जब आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत आप रिट्स फाइल करते हैं तो वहां पर वो जो वादी है वो पिटिशनर कहलाता है और दूसरा पार्टी जिसके खिलाफ रिट होती है वो रेस्पोंडेंट कहलाता है।
मेरा कहने का केवल ये तात्पर्य है कि जब आप मुकदमे का नाम मेंशन करते हैं तो उससे स्वतः यह स्पष्ट हो जाता है कि किसने मुकदमा किसके खिलाफ किया है। कभी कभी आपको यह भ्रम होगा कि नीचे की अदालत में तो वादी कोई है और ऊपर की अदालत में वादी दूसरा पक्षकार हो गया जो प्रतिवादी था। वो भी ऑब्वियस है, क्योंकि जो पक्षकार नीचे से जीत जाएगा वो तो आगे जाएगा नहीं, जो हारेगा वही आगे जाएगा, तो हारने वाला का नाम पहले हो जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज और बता दें कि फौजदारी के मामलों में एक पक्षकार प्रायः सरकार होती है, सरकार होती ही है एक पक्षकार। आप अपने को म्यूट करें। सरकार जब होती है तो उसको आप देखेंगे कि इंडियन लॉज में जो भी मुकदमा, जैसे मैंने कल कहा था स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, या दूसरी तरफ लिखा नाथूलाल वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, तो एक राज्य हो गया। और नॉर्मली एफआईआर करने वाले का नाम या कंप्लेनेंट का नाम मुकदमों में पक्षकार के रूप में बहुत प्राय मुकदमों में, क्रिमिनल केसेस में कम ही मिलेगा। तो फौजदारी के केसेस में, क्रिमिनल केसेस में यू विल फाइंड दैट वन पार्टी इज स्टेट। स्टेट मींस आइदर यानी राज्य भारत का या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसलिए आपके नाथूलाल के केस में स्टेट ऑफ एमपी, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, महाराज एमएच जॉर्ज के केस में है। और मुकदमा किया किसने? सरकार ने किया, क्योंकि अपराध जब भी होता है तो उसमें सरकार एक पक्षकार होती है और प्रोसिक्यूशन ही मुकदमा लड़ती है। अब ये जो दूसरा केस है आर वर्सेस प्रिंस या आर वर्सेस टॉल्सन, इसमें आप देखें कि वर्ड आर आया, इसलिए मैंने आपसे पूछा कि आर का मतलब क्या है। आप लोग भ्रमित मत होइएगा, आर नाम का कोई वादी या प्रतिवादी नहीं था। आर हम कहते हैं सरकार के पक्ष को, और ब्रिटेन में अंग्रेजी शासन में जो मुकदमे के एक पक्षकार शासन होता है तो उसको हम दो नाम से जानते हैं, या तो वो राजा होगा या रानी हो। उसके लिए टेक्निकल टर्म है रेक्स और रेगिना। रेक्स मींस किंग एंड रेगिना मींस क्वीन। कुछ वो केसेस में या कुछ जगह पर आपको किताबों में क्वीन वर्सेस टॉल्सन भी मिलेगा। अब जो भी शासक रहा हो जिस समय ये मुकदमा हुआ, उसमें आर एक कॉमन वर्ड हो गया कि आर रिप्रेजेंट्स रेक्स और रेगिना। अभी आप मर्डर जब पढ़ेंगे तो वहां पढ़ेंगे आर वर्सेस गोविंदा। कभी ये मत कहिएगा कि आर नामक व्यक्ति ने गोविंदा की हत्या कर दी। आर नामक व्यक्ति ने नहीं की है। आर इज द पर्सन विच इज बीइंग रिप्रेजेंटेड ऑन बिहाफ ऑफ द कंप्लेनेंट। जो पीड़ित व्यक्ति है उसकी तरफ से सरकार लड़ रही है, उस सरकार को हम रेक्स या रेगिना कहते हैं। तो रेक्स इज राजा एंड रेगिना इज क्वीन। इसलिए आर वर्सेस प्रिंस, आर वर्सेस टॉल्सन आया। और मामलों में आपने देखा है कि सरकार होती है या प्राइवेट पर्सन होता है। ये एक बात मैं आपको बताना चाह रहा था। दूसरी बात ये बताना चाह रहा था कि हम लोग अब आगे जो बढ़ रहे हैं वो साधारण अपवाद के अध्याय की ओर बढ़ रहे हैं, धारा 76 से 106 तक, और जिसमें सारी धाराएं आप देखेंगे तो उनका प्रारंभिक शब्द ही है नथिंग इज एन ऑफेंस। यानी आगे के अध्यायों में जिन अपराधों के परिभाषाएं दी हैं, उन सारी परिभाषा के शर्तों को पूरा करने के बाद भी अगर कोई कार्य ये 76 से 106 की परिस्थितियों के दायरे में आएगा तो इट विल बी कॉल्ड नथिंग इज एन ऑफेंस। जैसे हम उदाहरण के लिए 76 धारा देखें, हेडिंग कुछ भी है पर शुरुआत सेक्शन की है, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय पर्सन हु इज और हु बाय रीजन ऑफ ए मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड नॉट बाय रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ लॉ। कल जो हम लोग ने बात की थी एमएच जॉर्ज में, इन गुड फेथ believes himself to be bound by law. So what I mean to say कि we have used the word nothing is an offense. तो उस कार्य की परिस्थितियां उस कार्य को अपराध होने के बावजूद भी अपराध
नहीं होने देती, और वो परिस्थितियां धारा 76 से 106 के अंतर्गत आपको लानी हो, तब आपको ये लाभ मिलेगा। अब हम क्रिमिनल लॉ के, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के कुछ सिद्धांत की बात करने जा रहे हैं कि कोई भी अपराध तभी है, ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके, जब उसको कानून ने अपराध की श्रेणी में रखा हो। और कौन? जो वो अपराध का कानून है वो आज प्रभावी भी हो। कब? जबकि अपराध किया गया हो, जबकि वो कार्य किया गया हो। अब इसके 3 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, और पहला सिद्धांत अपराध विधि का, अपराध शास्त्र का है कि प्रत्येक व्यक्ति निर्दोष है जब तक कि उसके खिलाफ कोई आरोप साबित ना हो। एवरीबडी इज प्रिज्यूम्ड टू बी इनोसेंट। लॉ ये मान के चलता है कि हर व्यक्ति इनोसेंट है। तो अपराधी कब होगा? वो जब उसके खिलाफ अपराध को सिद्ध किया जाए, अनलेस ही इज प्रूव्ड गिल्टी। और गिल्टी के बाद एक और शर्त है, बियॉन्ड एनी रीजनेबल डाउट, बिना किसी शंका के। 2 चीजें हैं, आरोपी जो व्यक्ति है उसके खिलाफ जो मुकदमा कर रहा है, विक्टिम कर रहा है, या सरकार जो लड़ रही है उसके मुकदमे को, उसको 2 चीजें सिद्ध करनी होंगी। नंबर 1 कि वह दोषी है, और दूसरा यह सिद्ध करना होगा कि कोई शंका भी नहीं है इस कहानी में, यानी प्रोसिक्यूशन के कथन में कोई शंका नहीं है। अब परिणाम क्या है इसका? कि बचाव पक्ष अगर केवल लेश मात्र शंका कोर्ट के मन में पैदा कर दे कि हो सकता है कि इसने अपराध न किया हो, ऐसी भी परिस्थिति बन सकती है, तो वह दोषी नहीं होगा। अब यहां से एक सिद्धांत की बात मैं करने जा रहा हूं, जो आपको एविडेंस एक्ट में धारा 105 आप देखें तो वहां मिलेगा, और वहां पर एक चैप्टर है एविडेंस एक्ट में, साक्ष्य विधि में, सबूत के भार का, जिसमें बताया गया है सेक्शन 101, 102, 103, 104, 105 सब सेक्शंस में रूल्स ले डाउन किए गए हैं कि सबूत का भार किस पर होगा। तो आपराधिक मामलों में सबूत का भार अभियोजन पक्ष पर होता है, और दीवानी के मामले में सबूत का भार, प्रारंभिक सबूत का भार वादी पर होता है। लेकिन अगर वादी ने अपने भार का निस्तारण कर दिया तो फिर वो जो सबूत का भार जिसको हम कहते हैं ओनस, वो शिफ्ट कर जाता है, वो चला जाता है दूसरे की तरफ। क्या वो सिद्ध करे? जैसे आपने कहा मैंने घड़ी दी इनको, तो अगर आप सिद्ध कर ले गए मैंने घड़ी दी, तो उनको ये सिद्ध करना है कि उसका पैसा उन्होंने दी है। तो इस तरह से वो सबूत का भार इधर से उधर चलता है पेंडुलम की तरह। इसीलिए आप देखते हैं न्याय की देवी तराजू लिए खड़ी रहती है, और न्यायालय में दोनों पक्ष विपक्ष अपना अपना बात रख करके उस तराजू को अपनी ओर, उसका जो पलड़ा है उसको अपनी तरफ लाने का प्रयास करते हैं। परंतु क्रिमिनल लॉ में सबूत का भार हमेशा प्रोसिक्यूशन पर ही होगा। कभी बचाव पक्ष को यह सिद्ध नहीं करना है कि मैं निर्दोष हूं। दोषी ये है, सिद्ध आपको करना है किसको? प्रोसिक्यूशन को, जिसने उसके खिलाफ आरोप लगाया। ये हम बेसिक सिद्धांत की बात कर रहे हैं, मौलिक सिद्धांत की, जो प्रारंभिक क्रिमिनल लॉ का कंसेप्ट है। अब आइए इसी का एक दूसरा पहलू देखिए कि जब कोई बचाव में अभियुक्त जिसके खिलाफ आरोप लगा है वो इस अध्याय का लाभ लेना चाहता है, धारा 76 से 106 का, कृपया अपने को चुप रखें, प्लीज म्यूट योरसेल्फ,
अगर आप लोग म्यूट नहीं होंगे तो मैं म्यूट स्वयं हो जाऊंगा भाई। तो ये जब आप बचाव पक्ष को, जब आप 76 से 106 का लाभ लेना चाहेंगे, देखिएगा, इसको समझ के रखिएगा और याद रखिएगा, ये आपके ऊपर सबूत का भार हो जाएगा। यानी प्रोसिक्यूशन का भार अपनी जगह है, ये आपके ऊपर भार होगा कि सिद्ध करें कि मेरा मामला धारा 76 से 106 के किसी धारा के दायरे में आता है, तब आपको इसका लाभ मिलेगा। यहीं पर मैं 105 की बात कर रहा। धारा 105 ये बात कहती है कि जब भी नॉर्मल से प्रिंसिपल यही है कि सबूत का भार लाइज ऑन द प्रोसिक्यूशन, बट व्हेन यू वांट टू टेक द डिफेंस ऑफ एनी सेक्शन अंडर 76 to 106 ऑफ आईपीसी, साधारण बचाव का लाभ लेना चाहते हैं, तो आपको सिद्ध करना पड़ेगा कि मैं इसके दायरे में आता। ये 105 अलग से अपवाद के रूप में आप कह सकते हैं। अब मैं आपको कुछ और बताने जा रहा हूं जो स्पष्टतया कहीं नहीं लिखा मिलेगा, और वो बात आप समझ लीजिए कि ये तब की बात है जब आईपीसी बना, तब हमारा ये एक एविडेंस एक्ट 1872 का है और आईपीसी 1860 का है। उस समय का यह नियम है। कालांतर में आपने देखा कि कुछ संशोधन आईपीसी में हुए, बहुत कम हुए हैं, बहुत दिन बाद हुए हैं, लेकिन हुए हैं। और हमने कुछ अपराध ऐसे बना दिए जहां पर हमने यह उपधारणा कर ली, या उन परिस्थितियों में यह उपधारणा की जाएगी कि यह व्यक्ति अपराधी है। यानी हमने क्या किया, क्रिमिनल लॉ का जो बेसिक प्रिंसिपल है प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस, उसको हमने कुछ अपराधों के मामले में रिप्लेस कर दिया प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट। साक्ष्य विधि में आप जो पढ़ते हैं वहां पर कुछ धाराएं आपको मिलेंगी जो प्रिजम्पशन को डील करती है, उपधारणाओं को, कब हम उपधारणा क्या कर सकेगी न्यायालय, वहां उपधारणाएं, प्रिजम्पशन ऑफ लॉ भी है, प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट भी है, रिबर्टेबल प्रिजम्पशन है, जिन प्रिजम्पशन को हम रिबर्ट कर सकते हैं, खंडित कर सकते हैं, और कुछ ऐसे प्रिजम्पशन है जिनको हम खंडित नहीं कर सकते। वो सब साक्ष्य विधि का विषय। लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूं कि जो प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस की डॉक्ट्रिन है, ये बेसिक डॉक्ट्रिन है, परंतु इसका अपवाद बहुत से अपराधों में आ गया है। और जहां कहीं पर ऐसा लिखा होगा कि इस व्यक्ति को माना जाएगा कि ये अपराधी है, तो वहां सबूत का भार उस अपराधी के ऊपर हो जाएगा कि सिद्ध करे कि मैं अपराधी नहीं हूं। ये चेंज है, ये संशोधन है। ये संशोधन क्यों आया? क्योंकि कुछ ऐसे अपराध होने लगे जिनका निराकरण संभव नहीं है और समाज में कठोर क्रिमिनल लॉ की जरूरत थी। हम आपको एक उदाहरण से इसको स्पष्ट करना चाहेंगे। संजय दत्त का मामला आपने सुना होगा। संजय दत्त के घर पर AK-47 राइफल मिली और उसको दोषी मान लिया गया। अब सबूत का भार यह हो गया कि वो सिद्ध करे कि भाई ये राइफल आतंकवाद से संबंधित नहीं है, या मेरी नहीं है, या मुझको मालूम नहीं मेरे यहाँ है। ये सब सबूत का भार उस पर हो गया, और जब तक वो सिद्ध नहीं करेगा माना जाएगा कि वो आतंकवादी है। तो ये कुछ अपराध ऐसे बन गए हैं और जिसमें हमने प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट के कंसेप्ट को अपना लिया, और वहां पर लिखा जाता है, वो कानून का भाषा जो है वो दूसरे तरह से लिखी जा रही है कि आप ये रेप के संदर्भ में आप देखें, महिलाओं के संदर्भ में जो ऑफेंसेस बने हैं, SC/ST एक्ट के संदर्भ में ऑफेंसेस बने हैं, तमाम ऐसे ऑफेंसेस का सृजन अब हो रहा है जिसमें प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस को हमने प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट किया, तो वहां सबूत का भार दूसरी तरफ चला गया। ये बेसिक बात मैंने आपको बताई क्योंकि हम लोग सबूत के भार को डिस्कस कर रहे थे, थोड़ा सा मैंने कहा ये भी आपको स्पष्ट कर दें क्योंकि आपके मन में कहीं शंका ना उठे। परंतु जहां तक जनरल अपवादों की बात है, इसमें सबूत का भार प्रारंभ से ही अभियुक्त की ओर होगा। अब ये आपको बताएं कि ये साधारण अपवाद का लाभ लेना चाहिए कि नहीं चाहिए, ये बहुत कठिन निर्णय है। और ये समझ नहीं आया। अगर आप क्रिमिनल लॉ के वकील हैं तो आप कभी भी अपने एक्यूज के लिए इसका डिफेंस स्वतः नहीं लेंगे, मजबूरी में लेंगे।
क्योंकि जैसे ही आप मानते हैं कि आप इस लाभ का फायदा ले सकते हैं तो आप ये मानते हैं कि कार्य आपने किया है। इट इज एडमिशन ऑफ दैट एक्ट। इतना तो आप मान ही लेते हैं कि मैंने काम किया। लेकिन कोर्ट्स ने कहा है कि अगर किसी ने साधारण अपवाद का लाभ नहीं लिया और मिल सकता है तो उसको कोर्ट कहेगी कि भाई इसका लाभ का आप तर्क दीजिए, ये अवसर देगी। और अगर किसी ने साधारण अपवाद का लाभ लिया है और प्रूव नहीं कर पाया तो भी बियॉन्ड रीजनेबल डाउट गिल्ट सिद्ध करने का भार प्रशासन पर या सरकार पर बना रहेगा। अब एक सवाल और उठता है इस संदर्भ में कि इतनी सारी धाराओं में साधारण अपवाद को एक चैप्टर में रखने का क्या प्रयोजन। आप देखेंगे कि क्रिमिनल लॉ में अपवादों को हमने दो तरह से डील किया है। कुछ अपवाद अपराध के परिभाषाओं के साथ ही दिए गए हैं, यानी वो अपवाद उन परिभाषाओं पर ही लागू होंगे, दूसरे अपराध पर लागू नहीं होंगे। उदाहरण के लिए मर्डर देखिए, धारा 300 में 5 अपवाद हैं और पांचों अपवाद 300 पे ही लागू होंगे, वो अन्य किसी अपराध पर लागू नहीं होंगे। लेकिन हमने कुछ मैकॉले ने जब ये आईपीसी बनाई तो उसने पाया कि बहुत से ऐसी परिस्थितियां हैं जिनका अपवाद सभी को मिलना चाहिए, सभी अपराधों के संदर्भ में मिलना चाहिए। और इसलिए बजाय इसके कि हर अपराध के साथ ये पूरा चैप्टर जोड़ा जाता है, उन्होंने एक जनरल चैप्टर बना दिया, जनरल एक्सेप्शंस, साधारण अपवाद चैप्टर 4। और एक ये महत्वपूर्ण चैप्टर बन गया आईपीसी का, जिसमें कोई भी कार्य करने के बाद, अपराध के परिभाषा पूरी होने के बाद भी एक अभियुक्त ये बचाव ले सकता है कि हमारा केस, हमारा मैटर इन परिस्थितियों में आता है एंड आई वांट टू बी एक्विटेड बिकॉज ऑन दीज रीजंस माय एक्ट वाज, मैंने कल आपको बताया था 2 ग्राउंड है, एक्सक्यूजेबल और जस्टिफाएबल। क्षम्य है। क्यों क्षम्य है? क्योंकि इस धारा के अंतर्गत आता है, या न्यायोचित है क्योंकि इस धारा के अंतर्गत आता है, और इसका सबूत का भार आपके ऊपर हो। तो ये 2 बातें आपको बताना था कि जनरल एक्सेप्शन का चैप्टर अलग क्यों बनाया गया, महत्वपूर्ण क्यों है, और इसके संदर्भ में सबूत के भार के नियम में कहां पर परिवर्तन है। तो धारा 105 को भी आप इसके साथ डिस्कस कर सकते हैं। ये पार्ट जो मैं आपको आज डिस्कस कर रहा हूं, ये अपराध के सैद्धांतिक बातों को लेते हुए कर रहा हूं, और ये आपका सवाल ऐसा कोई इस पर नहीं बनता, सिवाय प्रश्न वाइवा या इंटरव्यू में आपको पूछा जा सकता है, तो उससे संदर्भ में ये आपको जानकारी देनी थी। नाउ वी हैव ए ट्रांसफॉर्म्ड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। हमारे यहाँ कल मैंने आपको नहीं बताया था, मेंसरिया की जब बात की, क्योंकि समय कम था, उस बात को पूरा कर दें कि हमारे यहाँ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में परिवर्तन हो रहा है। वी आर हेडिंग टुवर्ड्स, आपको पहले याद है 13वीं शताब्दी में मेंसरिया का स्थान नहीं था, 17वीं शताब्दी में स्थान आया, आज तक चला। अब हम धीरे धीरे फिर मेंसरिया को एक्सक्लूड करने की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। तमाम अपराध ऐसे हम लोग सृजित करते जा रहे हैं जिसमें मेंसरिया का स्थान नहीं दिया जा रहा है। तो अगेन वी आर हेडिंग टुवर्ड्स स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, कठोर दायित्व। आपके आगे आप लॉ पढ़ रहे हैं, लॉ कर लेंगे, आपके आगे प्रश्न उठेगा, भैया तुम लोग लॉ पढ़ते हो, बताओ सब पढ़े हो, लेकिन भैया अपराध क्यों नहीं कम हो रहा है, अपराध क्यों हो रहे हैं इसके बाद भी? अरे 1860 का लॉ बना हुआ है, अभी भी अपराध हो रहे हैं, तब भी अपराध होते थे, तो अपराध कहाँ कम हो रहा है? तो ये पाया गया कि जनरल एक्सेप्शन का चैप्टर रोड़ा बन रहा है, अपराधी को कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ छूट मिल जाती, लाभ मिल जाती, तो हमने बाहर ले गए आईपीसी के। अब जैसे पर्यावरण का कानून आप पढ़ रहे हैं, वो कानून कायदे से न भी होता तो भी आपके आईपीसी में है वो दंडनीय, पर्यावरण का पोल्यूशन करना। इसी तरह से और मैरिज से रिलेटेड एक चैप्टर है, ऑफेंसेस अगेंस्ट मैरिज, महिलाओं के विरुद्ध तमाम अपराध सब इसमें हैं, उसके बाद भी हम अलग ले जा रहे हैं उनको।
रीजन वही है कि यहाँ पर जब आईपीसी में हम उसको देखेंगे तो जनरल एक्सेप्शन का लाभ उसको मिल जाएगा, और जब हम उसको बाहर ले जाके किसी अन्य कानून में अपराध घोषित करते हैं तो वहां के दैट बिकम्स ए स्पेशल लॉ। मैंने उस दिन भी बताया था आपको कि दो तरह के लॉ आप जब भी देखेंगे, अगर कोई जनरल लॉ है तो जनरल लॉ के सिद्धांत के ऊपर अगर उसके विपरीत कुछ विशेष लॉ में दिया है, स्पेशल लॉ में दिया है, तो वो स्पेशल लॉ शैल प्रिवेल ओवर द जनरल। तो इसलिए चाहे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट हो, चाहे SC/ST एक्ट हो, चाहे टेररिस्ट एक्ट हो, चाहे पॉस्को हो, है ना, तमाम अपराध, अभी आप लोग ऑफेंसेस अगेंस्ट चाइल्ड पढ़ेंगे, ऑफेंसेस अगेंस्ट फीमेल एंड क्रिमिनल लॉ पढ़ेंगे, तमाम पेपर जब आप पढ़ेंगे तमाम अपराध आप देखेंगे जिनको हमने अलग से सृजित किया, उनके लिए अलग से एक्ट बनाया, और पर्पस वही है टू टेक आउट दैट पर्टिकुलर ऑफेंस from the benefit to be given to accused under general exception chapter unless it is provided there। ये भी देखेंगे आपकी कुछ कानूनों में लिखा है कि भाई ये सब प्रावधान इस पर लागू होंगे, तो वो प्रावधान लागू होते हैं जनरल लॉ, या वहां पर कोई विशेषता बात कह दी गई तो उसके अलावा ये लागू होगा। जैसे प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट है तो प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट वहां आया, लेकिन उन्होंने कहा इसके बाद बाकी सारे प्रावधान आईपीसी के लागू होंगे। तो हो सकता है कि कुछ कानूनों में जनरल एक्सेप्शन के चैप्टर का कुछ पोर्शन लागू भी हो जाए। तो चूंकि अब ये जूम में आपने कहा हम लोग सब लोग जोड़ लेते हैं, जोड़ लेंगे, मैंने जूम पर किया है तो 40 मिनट्स का ही इसमें टाइम मिलता है, 10 मिनट के सिग्नल आ गया है कि बचा है। तो कल आप लोग प्रश्न नहीं कर पाए थे, मैंने यहाँ तक आपको पहुंचाया है। अब अगले टर्न पर हम लोग देखिए, जनरल एक्सेप्शन के चैप्टर को आप 4 भागों में बांट सकते हैं जो आपको पढ़ना है। एक महत्वपूर्ण भाग है जो सबसे अंतिम भाग है, धारा 96 से 106, सबसे ज्यादा बड़ा चैप्टर का पोर्शन वही है, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, प्रतिरक्षा का अधिकार, वो एक चैप्टर है। एक पार्ट दूसरा है जो इंपॉर्टेंट है और बहुत डिटेल्ड है, वो है कंसेंट। अब बताइए, पीरियड खत्म हो रहा है तो ज्वाइन कर रहे हैं मिस्टर। कंसेंट यानी सहमति से अपराध के दायित्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या हम सहमति दे सकते हैं कि मेरी हत्या कर दो? क्या हम सहमति दे सकते हैं कि मेरे ऊपर यह अपराध कर दो? अगर हमने सहमति दी तो क्या वो हत्या करने वाला या वो कार्य करने वाला दोषी नहीं होगा? उसके लिए भी एक व्यापक अध्याय आप कह सकते हैं, पोर्शन है जनरल एक्सेप्शन के चैप्टर में, धारा 87 से लेकर के 92 तक। फिर एक और एस्पेक्ट इसमें डील किया गया है 84, 85, 86, जिसमें मानसिक विकृति के कारण या नशे की हालत में अगर कोई कार्य करता है तो वो अपराधी नहीं होता। तो वो धारा 84, 85, 86 आप पढ़ेंगे। तीसरा महत्वपूर्ण पार्ट ये है। चौथा महत्वपूर्ण पार्ट 82, 83 है बच्चों के बारे में। तो 82, 83, 84, 85, 86 ये 5 धाराएं, बेसिक कंसेप्ट इन दोनों बातों में वही है कि वो व्यक्ति, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो शराबी हो, चाहे वो व्यक्ति जो पागल है, वो मानसिक क्षमता नहीं रखता ये समझने की कि मैं जो कर रहा हूं वो क्या है, तो उस ग्राउंड पर उसको क्षम्य किया गया। तो वो एक अलग एस्पेक्ट है। आपका 84, 85, 86 पे एक सवाल बहुत पूछा जाता है, कंसेंट पे एक सवाल बहुत पूछा जाता है, और तीसरा आपका प्राइवेट डिफेंस पे एक सवाल जरूर पूछा जाता है। लगभग मैं तो जब भी मैंने पढ़ा है, कहीं भी देखा है, तो प्राइवेट डिफेंस को कोई छोड़ता नहीं। ये 3 बड़े बड़े चैप्टर्स हैं। इनके अलावा आप देखेंगे छोटे छोटे सेक्शंस हैं, छोटी छोटी बातों को लेके हैं, लेकिन वो भी इंपॉर्टेंट। जैसे कल हमने धारा 94 का जिक्र किया था, कंपल्सन, ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, समझना आपके लिए जरूरी है। भले वो अलग से सवाल डिटेल में ना पूछा जाए, लेकिन शॉर्ट नोट में आधे क्वेश्चन के लिए कंपल्सन के बारे में पूछा जा सकता है। 94। फिर एक बहुत इंटरेस्टिंग धारा है 95, और वो धारा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सामान्य जीवन में हमारे से बहुत से त्रुटियां होती हैं, जिसको हम कहेंगे वो ऐसा अपराध है जो अपराध नहीं है, जिसको कोई अपराध नहीं मानेगा, जिसको आदमी मतलब
निगलेक्ट कर देगा, और वो ट्रिफलिंग एक्ट वर्ड करके अंग्रेजी में है, ट्रिफलिंग एक्ट, छोटे मोटे जो हार्म आपको पहुंच जाते हैं, जिसको एक नॉर्मल पर्सन कंप्लेन नहीं करेगा। अब बड़ा अजीब सी बात है, एक रीजनेबल पर्सन, नॉर्मल पर्सन जिसको कंप्लेन नहीं, अब आपके मित्र ने आपको एक थप्पड़ रख दिया दोस्ती में, किसी ने आपको ऐसे ही पीछे से आकर के पकड़ लिया, अब कायदे से तो अगर हम देखें तो कोई ना कोई धारा में आईपीसी के वो अपराध बन सकता है। तो 95 वो एक महत्वपूर्ण बात को लेती है, छोटी सी धारा है। ये भी जानकारी के लिए आपके लिए जरूरी है कि अक्सर पूछा जाता है कि भाई क्या यहीं पर कोई धारा और भी ऐसी है जहां पर अपराध होने के बाद हम उसको छोड़ रहे हैं, इसके अलावा जो आप बता रहे हैं। तो 95 और 80, 81, 80 और 81 ये दो महत्वपूर्ण अलग अलग बात करते हैं। 80 एक नेसेसिटी को मैंने कल बताया था, एक आपको बताया था एक्सीडेंट, और फिर 76 और 79 मिस्टेक ऑफ लॉ, मिस्टेक ऑफ फैक्ट, ये सब छोटे छोटे आपके एरियाज हैं जिनको आपको सबको फुटकर रूप में देखना होगा। और आप कहेंगे 77, 78 का नाम नहीं लिया, तो 77, 78 प्रोटेक्शन की बात करती है उन कार्यों को जो सरकार के अधिकारी करते हैं या उन अधिकारियों के आदेश पर किए जाते हैं। तो 77 जैसे कोर्ट को प्रोटेक्शन देती है, भाई कोर्ट में जैसा आपने निर्णय ले लिया, किसी को जेल भेज दिया, किसी को फांसी की सजा दे दी, किसी को कोई सजा दी, पुलिस वाले ने लाठीचार्ज कर दिया, ये सब चीजों को उसमें कवर किया गया है एक तरह से कि उन परिस्थितियों में आइदर वो बाउंड बाय लॉ था या जस्टिफाइड बाय लॉ था, गुड फेथ में उसने वो काम किया और उसके बाद भी ये क्षति आ गई तो उसको छूट मिलती। तो इस प्रकार से आप देखें कि ये सब धाराओं में व्यापक तौर पर 4 विशेष एरिया है जनरल एक्सेप्शन का, जिसको आप देखेंगे 82, 83, 84, 85, 86, जिसका बेसिस एक है लेकिन 2 अलग अलग बातों को डील करता है। 3 अलग अलग आप कह सकते हैं, नशे की हालत की बात 85, 86 करता है, मानसिक विकृति की बात 84 करता है, और बच्चों की मानसिक अवस्था की बात 82, 83 करता है, और कंस्टेंट एंड देन प्राइवेट डिफेंस। ना ये स्कीम है जो हम लोगों को अध्ययन करना होगा। आप हमारे समझ से इतना बेसिक बात आप समझ गए। अगर कोई क्वेश्चन आपके पास जो समय बचा हो, अगर 2-4 मिनट, तो आप लोग कोई अगर करना चाहें, अदरवाइज देखिए समय क्लास में अगर नहीं मिलता तो यू कैन पुट क्वेश्चन ऑन व्हाट्सएप, हमारे पर्सनल नंबर पे आप टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे भेज दें, मैं उसको आपको जवाब दे सकूंगा, शॉर्ट में दे दूंगा। डिटेल अगर ऐसा लगेगा कि सबके महत्व का है तो हम लोग उसको एक साथ सामूहिक हम नेक्स्ट डे आपके क्लास में ले लेंगे। एंड बी ट्राई, देखिए अब 40 मिनट का हमको समय चूंकि मिल रहा है तो हम प्रयास आपसे करना चाहेंगे, रिक्वेस्ट भी करना चाहेंगे कि हम लोग नियमित रूप से 40 मिनट डेली पढ़ें, क्योंकि दूसरे सहयोगी हमारे जो रोशन लाल जी हैं अभी वो कोई स्पष्ट आपको समय नहीं दे रहे हैं, तो कुछ एरियाज अगर वो बता दें तो वो भी साथ साथ पैरेलल कुछ दिन पढ़ा सकते हैं, कुछ दिन हम पढ़ा दें। तो आज ये हमारा इस हफ्ते का तीसरा क्लास जो ऑफिशियल है वो ओवर हो गया। अब हम लोग जैसा आप कहेंगे कल के लिए, अगर आपके पास कोई समय हो जिस समय आपका क्लास नहीं लगता है, तो वी कैन अगेन डिस्कस फॉर 40 मिनट्स, अदरवाइज मंडे को तो हम लोग मिलेंगे। कोई प्रश्न है तो बताएं, कोई छोटा मोटा। सर इलस्ट्रेशन क्या होता है? हैं? इलस्ट्रेशन उदाहरण होता है भैया। ऐसा है कि जब कोई चीज को जब हम कोई लॉ को समझाते हैं, आईपीसी में कोई सेक्शन को समझाते हैं, तो समझाने के लिए उसके नीचे उदाहरण दिए हैं कि अगर ऐसी स्थिति है तो जिससे कि आप भी उसी परिस्थिति का अगर कोई मामला है तो उसी प्रकार से निर्णय लें। इलस्ट्रेशन में एक मजबूरी ये है कि अगर इलस्ट्रेशन एग्जाम में पूछ दिया गया तो जो उसमें निर्णय दिया वही निर्णय आपको देना है, परंतु एक मजबूरी है इलस्ट्रेशन की। मैं कभी भी कहता हूं कि कोई भी मुकदमे का निर्णय 4 लाइन के आधार पर नहीं हो सकता। मुकदमे के निर्णय के लिए उसके तथ्य को जानना होता है, मुकदमे के निर्णय के लिए साक्ष्य को जानना होता है, उनका मूल्यांकन करना होता है, मुकदमे के निर्णय के लिए विधि को जानना होता है कि उस साक्ष्य उस तथ्य के ऊपर कौन सी विधि लगेगी, तब आप निर्णय देते हैं। तो जब आप उस इलस्ट्रेशन को डिस्कस करेंगे तो आपको ये 4 पार्ट में डिस्कस करना पड़ेगा। आप कोई भी जजमेंट उठा के छोटा सा मोटा पढ़िए। मैं सबसे कहूंगा कि कृपा करके आप लोग जजमेंट पढ़ना शुरू करिए। अभी तो आप खैर फर्स्ट ईयर के हैं,
थोड़ा सा आपके लिए प्री मैच्योर होगा, कष्ट होगा, आपको समझने में दिक्कत होगी, लेकिन ये 4 भाग आपको हर निर्णय के मिलेंगे। तथ्य बात, फैक्चुअल मैट्रिक्स जिसको हम कहते हैं, या तथ्य की बात। फिर आपको मिलेगा कि व्हाट इज द एविडेंस ऑन दैट, साक्ष्य क्या है। अब उसमें साक्ष्य को लिखते हैं जैसे PW1 माने प्रोसिक्यूशन विटनेस 1, DW1 यानी डिफेंस का विटनेस 1, इस तरह से चलेगा। और जो साक्ष्य में अभिलेख आते हैं उनको हम एग्जिबिट कहते हैं, डॉक्यूमेंट जो आते हैं, ये सारे सब चीजें चलेगी। और उसके बाद फिर विधि, उन परिस्थितियों में उन साक्ष्यों के आधार पर कौन सा लॉ, ये बहुत महत्वपूर्ण काम है जो जज साहब करते हैं, वकीलों की मदद, जिसमें वकील उनकी मदद करते हैं। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, एनी जजमेंट इज ए गुड जजमेंट बिकॉज इट इज being argued properly by the advocates. They assist the court. You are not assisting your client. You are assisting the court in delivery of justice. Client को आप क्या दिलाना चाहते हैं? न्याय। जो उसको न्यायोचित है उसके लिए वो आप दिलाने के लिए वकील मदद करता है न्यायालय का, उसको न्याय मित्र हम इसलिए कहते हैं। हम इसको, ये बात को एग्री नहीं करते। मैं अक्सर एक आध बार, मैंने बात क्लास में मैं करता हूँ, समय आपके पास नहीं होगा, कि कोई हमारे पास आ गया, उसने कहा साहब मैंने मर्डर कर दिया, अपनी पत्नी को बताइए, वकील साहब बचाइए, तो आप क्या करेंगे? नॉर्मली आप कहते हैं भाई अब सब जगह यही कहना कि मैंने मर्डर नहीं किया। क्यों कहते हैं? उसका 2 कारण है। एक कारण आप लोग आरोप देंगे कि मेरा क्लाइंट है, मैं उसको बचाऊंगा ही, और मैं कहता हूं कि मैं उसको न्याय दिलाऊं। न्याय दिलाने में क्या फायदा हो सकता